गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में। आज हम बात करते हैं रेशियो एनालिसिस में। रेशियो एनालिसिस, इसमें अनुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात का क्या अर्थ होता है? मीनिंग ऑफ रेशियो। तो दो सजाती संख्याओं के आपसी संबंध को ही अनुपात कहा जाता है। दो सजाती यानी चर जो होते हैं एक ही जैसे, है ना, एक ही नेचर का, उनके संबंधों को ही अनुपात कहा जाता है। यानी कि जब एक ही जाति की दो राशियों की तुलना करनी हो, जिससे ये पता चले कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुणा है या कौन सा भाग है, तो इस संबंध को उन दोनों राशियों का अनुपात कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए पहली राशि 100 है, दूसरी राशि 25 है, तो इनके बीच का आपसी संबंध या उनका अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा? 100:25, 100:25 या 4:1। ठीक है। एंथनी के अनुसार से इन्होंने रेशियो को परिभाषित किया। ए रेशियो इज सिंपली वन नंबर्स एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ अनदर। यानी कि यहाँ एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देकर भी इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे आधार संख्या कहा जाता है, एवं उसमें उसका भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शेयर, अंश कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाले तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें ये है कि अनुपात मात्रा सजाती संख्याओं में ही संभव होता है, विजातीय संख्याओं में ये नहीं होता है। इस संबंध में कुछ अनुपात के रेशो निकले हैं, जैसे कि सिंपल रेशो, परसेंटेज रेशो और रेट रेशो। ये तीन प्रकार: साधारण अनुपात, प्रतिशत अनुपात और दर अनुपात। तो साधारण अनुपात में जो कि मैंने आपको अभी बताया, इसमें दो संख्याएं या दो संख्या मद के बीच संबंधों को सीधे अनुपात में दिखाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली संख्या 100 है, दूसरी संख्या 25 है, तो 100:25 या 4:1। इस तरीके से इसको प्रकट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी संस्था की चालू संपत्तियां 1 लाख रुपए है और चालू दायित्व जो है ना, ये 50,000 रुपए के हैं। अर्थात आपके करंट एसेट्स 1 लाख का, करंट लायबिलिटी 50,000, तो इनके बीच का संबंध जो है वो क्या हो जाएगा? 1 लाख अनुपात 50,000 अर्थात 2:1, 2:1 ये होगा। तो ऐसे अनुपातों को हम साधारण अनुपात कहते हैं। दूसरे में आते हैं हम प्रतिशत अनुपात, परसेंटेज रेशो। इसके अंतर्गत दो मदों के बीच की दरों को 100 से गुणा करके ज्ञात किया जाता है। अर्थात जैसे कि मान लीजिए किसी फर्म की बिक्री 1 लाख रुपए की है, ठीक है, और शुद्ध लाभ 25,000 का है। बिक्री और शुद्ध लाभ माने बेचा कितना और उसमें उसको प्रॉफिट कितना हुआ। सेल्स जो है, टोटल सेल्स फर्म का 1 लाख है और नेट प्रॉफिट जो है 25,000 रुपीज है। तो यहाँ लाभ बिक्री की जो प्रतिशत निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 25%। तो यहाँ पर आधार क्या हुआ? विक्रय पर लाभ का प्रतिशत। ठीक है, हम प्रतिशत इसी तरीके से निकालते हैं, यानी सेल्स जो है, सेलिंग जो है ना, वो प्रॉफिट पर कितना है। तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका प्रतिशत निकल जाएगा। तीसरी पॉइंट हम आते हैं रेट रेशो, दर अनुपात। तो इसके अंतर्गत एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देकर संबंध ज्ञात किया जाता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी फर्म की, उसकी सेल्स जो है, बिक्री जो है 40,000 है और लाभ 10,000 रुपए है। तो यहाँ कहा जा सकता है कि बिक्री के लाभ के अनुपात कितनी हो गई? 4 गुना हुआ, या लाभ का जो लाभ का 1/4 गुना, यानी क्या करेंगे? विक्रय बटे लाभ। ठीक है, तो विक्रय में लाभ का भाग दिया जाएगा, यानी कि लाभ यहाँ पर आधार हो गया।
तो 40,000 बटे 10,000, तो ये क्या हो गया, 4 गुना हुआ। ठीक, अब इसमें हम नेक्स्ट चलते हैं अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो तो लेखाकरण के आंकड़े खाते बहियों के आंकड़ों के संबंध को प्रकट करने के लिए जिस अनुपात का प्रयोग किया जाता है उसे ही अकाउंटिंग या लेखांकन अनुपात कहते हैं। इन आंकड़ों को एक दूसरे से अलग कर देने होते हैं ताकि वो प्रभावहीन हो जाते हैं और उसके अनुसार से इसको ज्ञात किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक वर्ष ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम मान लिया वर्ष 2018, 19, 20 के लाभ, इसमें क्रमशः 10,000, 11,250 और 15,000 रुपए है, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, सपोज इन आंकड़ों में व्यवसाय के संबंध में एक स्वरूप जो है वह प्रस्तुत नहीं हो पाता, कि भाई स्पष्ट नहीं हो पाता है कि जैसे 18 में 10,000 है, 19 में 11,250 है और आपका 20 में 15,000 रुपए का है। लेकिन इसके अलावा यदि ये भी यहाँ कहा जाए कि वर्ष 2018, 19, 20 में विक्रय जो है 20,000, 37,000 और 60,500 रुपए, माने 20,000, 37,000, 60,500 रुपीज, ये आपके विगत 3 वर्षों का सेल्स है। तो ये दो चीजें हमारे पास हो गई, सेल्स और प्रॉफिट। अब इन तीनों राशियों या आंकड़ों को एक साथ यदि हम मिलाकर स्टडी करते हैं तो उस संस्था की, उस फर्म की एक्चुअल जो कैपेसिटी है ना, वास्तविक अर्जन क्षमता, यानी कि वो वास्तव में कितना अर्जन कर रहा है, इसकी जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हम आंकड़ों को यदि हम देखें तो एक एक वर्ष को हम लें। ठीक है, 2018 में लाभ कितना था, प्रॉफिट कितना है 10,000, सेल्स कितना है, बिक्री कितना है 20,000। तो लाभ का अनुपात प्रतिशत यहाँ पर कितना होगा, 50% होगा। विक्रय पर लाभ कितना है, 10,000 रुपए, तो उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही हम दूसरे ईयर में पहुंचते हैं 2019 में, जैसे कि मैंने बताया था प्रॉफिट 11,250 है, लेकिन इसका सेल्स है 37,000। तो यहां पर हम निकालेंगे प्रॉफिट 11,250, सेल्स 37,500, तो इसका परसेंटेज आएगा 30। ठीक है, जो कि मैंने बताया कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब हम आते हैं 2020 में। 2020 में प्रॉफिट है 15,000, यहीं पर सेल्स है 60,500। ठीक है, तो यहां पर इसका रेशियो कितना निकल जाएगा, सॉरी 60,000 करिए इसको, है ना, 15,000 एंड 60,000, तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा 25%। तो यहां पर हम देखते हैं इस तरीके से यदि इसकी तालिका बनाएं और इसको एनालिसिस करें तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबल कंडीशन है, यानी कि लाभदायकता, इसमें क्या हो रहा है, ईयर वाइज कम हो रहा है ना। 2018 में कितना था 50%, 2019 में कितना हुआ 30%, 2020 में कितना हुआ 25%। तो ये रिड्यूसिंग हो रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है साल दर साल, है ना। तो ये आंकड़ों को अलग अलग करके एक स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए संस्था के संबंध में इसकी स्पष्ट यानी ट्रांसपेरेंसी टेस्ट के रूप में वास्तविक जानकारी ये प्राप्त हो सकती है। तो लेखांकन अनुपात, इसके ये तो हो गया लेखांकन अनुपात। 4 तरीके के हुए आपके, साधारण सिंपल रेशो, प्रतिशत परसेंटेज जो है प्रतिशत अनुपात हुआ, तीसरा रेशो रेट रेशो दर अनुपात, चौथा हुआ आपका अकाउंटिंग रेशो यानी कि अकाउंटिंग अनुपात, लेखांकन अनुपात जिसको कि हम कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेखांकन अनुपातों का महत्व क्या है या इनके ऑब्जेक्ट्स क्या है, उद्देश्य क्या है। इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग रेशो, संस्था की वित्तीय विश्लेषण का अनुपात विश्लेषण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
वित्तीय विवरणों के समंकों को जो समंक होते हैं वो क्या होते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन उनका जब एनालिसिस करते हैं, जब उनकी स्टडी करते हैं और सही तरीके से उसकी हम जानकारी लेते हैं, तो क्या होते हैं समंक, जैसे हम बोलते हैं ना आंकड़े बोलते हैं, तो आंकड़ों का जो हम विश्लेषण करते हैं उसके आधार पर फर्म की स्थिति या व्यवसाय की स्थिति या संस्थागत उनकी स्थिति उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो वहां पर जब हम आंकड़ों का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो ये सारी जानकारियां मिल जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आंकड़े बोलते हैं। तो आंकड़े बोलते हैं तो कैसे, वो इसी के आधार पर, आंकड़ों को हम यदि अव्यवस्थित रूप में रखेंगे तो किसी भी प्रकार से कुछ जानकारी या उसका विश्लेषण नहीं हो सकता है, लेकिन जब हम उसको एकत्रित करें और सही ढंग से उसका विश्लेषण करें तो ये सारी जानकारियां हमको प्राप्त होती है। तो अनुपात विश्लेषण जो है, इनकी बोलने की क्षमता है, आंकड़ों की बोलने की क्षमता है, वही हमको प्रदान करता है। अनुपात विश्लेषण होता है जटिल लेखांकन समंकों को सरल कर देता है, अर्थात जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसको इजी रूप में प्रेजेंट हो जाते हैं इसको, और वो काफी क्या हो जाते हैं, सार हो जाते हैं, संक्षिप्त हो जाते हैं, समराइज कर देते हैं, है ना। तो समराइज करने में हमको आसानी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे डाटा होते हैं, विभिन्न आपके अकाउंट्स हैं, विभिन्न चीजें हैं, आपके एक्सपेंसेस के अलग अलग हेड्स हो जाते हैं, इनकम आप रिसोर्सेज है उसके आपके हैं, लेन देन होती है, व्यवहार में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ऐसे जो इनके एनालिसिस करने के लिए इसका काफी इंपॉर्टेंस यहाँ पर हो जाता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय स्थापित करना होता है, अर्थात जैसे कि मैंने बताया कि व्यापार में काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तो इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए कि भाई किसने किसका क्या संतुलन है, कितना क्या रेशो बन रहा है, क्या व्यवसाय की स्थिति वर्तमान में कैसी है, इसकी जानकारी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वास्तव में इस विश्लेषण का यदि सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो व्यावसायिक सफलता जो है उसमें उसकी निश्चितता बन जाती है, वह निश्चित हो जाता है, या हम कहें कि उसको सफलता की ओर हम आगे ले जा सकते हैं। यदि हम इसकी इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और उसको पॉइंट वाइज यदि हम करें तो सबसे पहले ये होता है कि हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने में सहायक, पहला पॉइंट। तो निर्णय लेने में सहायक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वित्तीय विवरण का निर्माण जो है मुख्य तौर पर निर्णयन को ध्यान में रखकर, उसको ख्याल में रखकर किया जाता है, ताकि उसका अर्थपूर्ण निर्णय ही मात्र ना निकले, उसका वित्तीय विवरण से उसको संभव नहीं किया जा सकता, बल्कि उनको सारी चीजों को निकाला जा सकता है। निर्णयों को काफी प्रभावशील बनाने के लिए अनुपात विश्लेषण का प्रयोग एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है ना। तो निर्णयन इसके अभाव में तर्कपूर्ण कभी भी नहीं हो सकता। ठीक, दूसरी पॉइंट हम आते हैं इसमें, हेल्पफुल इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, यानी कि वित्तीय पूर्वानुमान एवं नियोजन में सहायक। ये कैसे होता है कि वित्तीय पूर्वानुमान और नियोजन में अनुपात विश्लेषण काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। अर्थात जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई जब हम समंकों का, आंकड़ों का, अकाउंटिंग में जो व्यवहार हुए हैं उनके डाटाओं का यदि हम एनालिसिस करते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो हमको भविष्य में प्लान कैसे तैयार करना है, क्या करना है, ये इसकी हमको वस्तु स्थिति मिल जाती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 3 वर्ष का, 2018, 19 और 20, ये 3 साल के जो आंकड़े हैं, समंक है, उनका हम एनालिसिस किए, उसका विवरण देखे, तो हमको ये पता चला कि फर्म जो है वो कंटिन्यू उसको लॉस हो रहा है, यानी कि उसकी प्रॉफिट जो हो रही है वो उसमें कमी आ रही है। तो हम उसके रीजंस ढूंढ सकते हैं कि भाई क्यों कमी आ रही है, किस कहां पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके आधार पर हम उसको क्या कर सकते हैं, व्यवसाय की स्थिति को सुधार कर सकते हैं, जहां पर जो कमी है उसको हम ढूंढ सकते हैं और उसके आधार पर हम आगे उसको ले जा सकते हैं। अर्थात जो पूर्वानुमान करना, फोरकास्टिंग करना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और उसमें सहायक हो जाता है। तो वित्तीय पूर्वानुमान और नियोजन अनुपात विश्लेषण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भविष्य के लिए इसमें वित्त का अनुमान कैसे किया जाए, भविष्य में कितने वित्त की आवश्यकता होगी, इसका नियोजन कैसे किया जाए, ये आदि आदि प्रश्न जो हैं एक्सेट, इनके संबंध में अनुपात विश्लेषण से काफी मदद मिलती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय में सहायता। तो अनुपात विश्लेषण में
अनुपात विश्लेषण से समन्वय में काफी सहायता मिलती है, कोऑर्डिनेशन करने में, जो कि किसी भी व्यवसाय में प्रभावपूर्ण प्रबंध के लिए अति आवश्यक हो। प्रमुख अनुपातों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का प्रयोग यदि व्यवसाय में किया जाए तो संस्था के वांछनीय फल को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि संस्था जो उनका उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, और जो वो चाहते हैं वह प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्प इन कंट्रोल, नियंत्रण में सहायता। किसी भी निर्माणी संस्था में लागत नियंत्रण काफी महत्वपूर्ण होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। लागत नियंत्रण से लाभ की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। लागत नियंत्रण के संबंध में अनुपात विश्लेषण से काफी सहायता मिलती है। नेक्स्ट, हेल्प इन एफिशिएंसी अप्रेजल, यानी कुशलता के मूल्यांकन में सहायक। कुशलता यानी कि हम ये देखें कि अनुपात विश्लेषण के आधार पर यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि व्यवसाय की स्थिति किस वर्ष कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी, और अनुपातों के आधार पर व्यवसाय की कमी को दूर किया जा सकता है। विभिन्न नई नई योजनाएं तैयार की जा सकती हैं विश्लेषण के आधार पर, और साथ ही वर्तमान योजनाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है। इसमें भी काफी इसकी महत्ता होती है और इसमें इसका हेल्प होता है। हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, संवहन में सहायक। अनुपात विश्लेषण से इस बात की जानकारी होती है कि दो अवधियों, जैसे कि आपको मैंने 3 वर्ष का मैंने बताया था, इसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक वित्तीय वर्ष या आपके कैलेंडर वर्ष, तो इनके बीच व्यवसाय में क्या परिवर्तन हुए हैं, व्यवसाय की कमजोरियों को अनुपात विश्लेषण से आसानी से जाना जा सकता है, या उसकी उपलब्धियों को भी आसानी से जाना जा सकता है। तो विभिन्न वर्षों के जो आंकड़े हैं उनका हम विश्लेषण करते हैं, तो इससे हमको फर्म की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, और उसके आधार पर हमको आगे क्या करना है, कैसे करना है, फर्म की क्या कंडीशंस होंगी, उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं, किन परिवर्तनों के आधार पर व्यवसाय को आगे ले जाया जा सकता है। इस तरीके से इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं और इसमें ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ये तो वे एक कंपनी के बारे में जिसमें कि हम अवधि के दौरान कर सकते हैं। इसमें ये भी बात है कि हम 2 कंपनियों का तुलना भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग सेकंड ईयर में होल्डिंग कंपनीज पढ़े थे, है ना, तो उसके आधार पर किए जा सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि भाई जैसे कि 2 कंपनियों की तुलना में सहायक, तो 2 कंपनियों में कैसे सहायक हो सकते हैं, है ना, तो 2 कंपनियों में उसकी कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो 2 कंपनियों की तुलना में सहायक, यानी कि हेल्पफुल इन कंपेयरिंग 2 कंपनीज, यानी हम ये देखते हैं कि अनुपात विश्लेषण की सहायता से 2 कंपनियों की वित्तीय स्थिति की तुलना करके यह जाना जा सकता है कि कौन कंपनी विकास के क्षेत्र में आगे है या किसकी स्थिति सुदृढ़ है। लास्ट यहाँ पर होता है अज्ञात राशियों का ज्ञान, यानी कि नॉलेज अबाउट मिसिंग अकाउंट्स। इससे कभी कभी अज्ञात राशियों की जानकारी होती है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि निर्माणी व्ययों का उत्पादन लागत के अनुपात
दिया हुआ है उसके साथ में दिया हुआ है, किंतु उत्पादन लागत नहीं दी हुई है। तो निर्माणी व्यय और अनुपात के आधार पर उत्पादन की लागत को भी ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपने पढ़ा है, तो उसमें जैसे कि हम वेरिएबल कास्ट जो है उसको निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट को निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन को निकालते हैं। तो जब समंक उसमें दिए होते हैं तो उन समंकों के आधार पर हम उन चीजों को ज्ञात करते हैं, तो ये यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुपात विश्लेषण की ये महत्ता हुई, उद्देश्य हुआ। अब हम इसके सीमाओं के बारे में बात करते हैं। लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण की सीमाएं। तो वास्तव में अनुपात विश्लेषण एक अमूल्य युक्ति होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। इसकी सहायता से कंपनी के लाभार्जन शक्ति को, उनकी वित्तीय स्थिति को, इसके भविष्य के बारे में जो प्लान करना है उसको हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं या किया जा सकता है। और अनुपात विश्लेषण के आधार पर हम ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो विश्वसनीयता है उसको भी हम रख सकते हैं। अनुपात विश्लेषण की कुछ सीमाएं हैं, जो कि पहले है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के आधार पर, यानी एक अवधि के अनुपातों की तुलना दूसरी अवधि के अनुपातों से की जाती है। और इस बात पर यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि दोनों वर्षों के आधार एक है अथवा नहीं, ये देखना होता है। यदि लेखांकन आधार में अंतर है तो तुलना संभव नहीं हो सकता है, उसका एक आधार होगा, बेस होगा, और उसके आधार पर उसकी तुलना की जा सकती है। दूसरी बात होती है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ह्रास आदि की विधियां। तो दो कंपनियों के अनुपातों की तुलना तभी संभव होता है जब दोनों कंपनियों के द्वारा ह्रास की एक ही अवधि अपनाई गई हो, यानी कि डेप्रिसिएशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने कौन कौन से मेथड यूज किए हैं, क्या किए हैं। यदि मान लें नहीं किए हैं तो फिर उसमें डिफरेंसेस निकालने पड़ते हैं कि भाई किस अवधि में उन्होंने कौन सा मेथड किया था और किस अवधि में कौन से मेथड उन्होंने यूज किया है। यदि एक ही मेथड को संचालित करते हैं तो उसमें उसकी तुलना करना आसान हो जाता है और सरलतम रूप से उसकी तुलना की जा सकती है। ओरिजिनल डाटा, मूल आंकड़े, यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई जब आंकड़ों की विश्वसनीयता नहीं होगी तो उसका विश्लेषण भी उसी तरीके से होगा। इसलिए आंकड़े जो हैं उसमें उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, वह सही होना चाहिए, जिससे कि संस्था का, फर्म का सही तरीके से विश्लेषण किया जा सके। ये इन आंकड़ों का विश्लेषण करना काफी महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर आंकड़े जो हैं वो विश्वसनीय होने चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी उसके लिए जब आप एनालिसिस करेंगे तो वहां पर आंकड़े जो है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो अनुपात विश्लेषण के लिए मूल आंकड़ों का होना आवश्यक है, अन्यथा जो है परिणाम जो है वो भ्रामक ही मिलेंगे, गलत ही मिलेंगे। और मूल आंकड़ों की कमी के कारण उसमें परिणाम गलत साबित हो सकते हैं, वह सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। लक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड, यानी कि उचित प्रमाणों का अभाव। अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत तुलना के लिए उचित प्रमाणों का सर्वथा आवश्यकता होती है या उसका अभाव पाया जाता है। जैसे कि चालू दायित्व, प्रयुक्त पूंजी, इसको परिभाषित करना भिन्नता के कारण कंपनी के अनुपातों की तुलना में दूसरी कंपनी के अनुपातों में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, अनुपात विश्लेषण में विंडो ड्रेसिंग की संभावना अधिक रहती है। खासकर कुछ लोग अपने व्यवसाय के बाहरी जो वातावरण है, तड़क भड़क है, उस पर ज्यादा वो ध्यान रखते हैं, जिसके कारण से व्यवसाय का प्रचलित व्यवसाय उसको नहीं समझा जा सकता है। ठीक है। रिलेशनशिप, अनुपातों के प्रयोग के पूर्व यह जानना आवश्यक होता है कि किसका संबंध, किसके संबंध में ये अनुपात निकाले गए हैं। ठीक है। तो संबंधों का आधार जो है कोऑर्डिनेट करना, जैसे कि मैंने बताया कि भाई लाभ जो है वो विक्रय से रिलेटेड होता है, तो सीधा सीधा वहीं से उसका अनुपात निकल जाता है। ठीक है। प्राइस लेवल, कीमत स्तर, मूल्य स्तर में परिवर्तन होने से भी वर्षों के अनुपातों की तुलना में सही निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। तो विभिन्न वर्षों के अनुपात की तुलना करते समय कीमतों की परिवर्तन को भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। ठीक है। पक्षपात का प्रभाव,
यानी इफेक्ट ऑफ बेसिस अनुपात वास्तव में वित्तीय विवरण का साधन मात्र है। इसमें विश्लेषक द्वारा पक्षपात भी किया जा सकता है, जिस तरीके से मैंने बताया कि डाटा है, डाटा का करने से वो हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी लिमिटेशंस है, जिसको कि आपको पॉइंट वाइज मैंने स्पष्ट किया। अनुपातों का जो निर्वचन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अनुपातों के जो निर्वचन की मुख्य 4 विधियां हैं। अकेले पूर्ण अनुपात, सिंगल एब्सोल्यूट रेशियो, अनुपातों के समूह के आधार पर परिवर्तन, फिर ऐतिहासिक तुलना के आधार पर निर्वचन यानी कि उसका तुलना करना, और अंतर फर्म तुलना के आधार पर करना। अनुपातों का जो वर्गीकरण किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, इसमें हम देखते हैं कि इसकी सुविधा के अनुसार से सरलता के आधार पर अनुपातों का विवरण हम इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि पहला लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, निष्पादन अनुपात, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिव रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट वित्तीय स्थिति का अनुपात, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, उत्तोलक अनुपात, लिवरेज रेशियो। तो ये 4 मुख्य आपके अनुपात हैं जो कि सरलता के रूप में हम अनुपातों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब हम जैसे आते हैं प्रॉफिटेबल रेशियो, लाभदायकता अनुपात, ठीक है। तो लाभदायकता अनुपात जो है, तो लाभदायकता अनुपात का मतलब क्या है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो जाता है, आपका लाभदायकता यानी कि प्रॉफिट से संबंधित है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य जो है वह क्या होता है, लाभ अर्जन करना, लाभ अर्जित करना। हर व्यवसाय ये चाहता है कि उसको उसके व्यवसाय में अधिक से अधिक उसको लाभ हो। तो यहाँ लाभ एक सापेक्षिक रिलेटिव शब्द है, निरपेक्ष में एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो प्रत्येक संस्था ये प्रयास करती है कि उसका लाभ न केवल निक्षेप रूप से अधिक हो बल्कि सापेक्ष रूप से भी अधिक हो। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अर्जित लाभ की मात्रा पूंजी एवं साहस के अनुपात में पर्याप्त होनी चाहिए। किसी व्यवसायिक संस्था द्वारा उपलब्ध साधनों के सर्वोत्तम प्रयोग से अधिक लाभ कमाने की क्षमता को ही उसकी लाभदायकता कहा जा सकेगा। जैसे हम देखते हैं कि दिए गए विनियोग के प्रयोग से प्रत्याय, प्रत्याय मतलब रिटर्न्स, माने रिटर्न कितने हो रहे हैं, भाई दिया गया है तो उसकी वापसी कितनी होगी। जैसे कि आप पहले भी पढ़े होंगे पे बैक पीरियड, भाई हम यदि किसी को पैसा देते हैं तो वो वापस कितने समय में आएगा, हम उसको देखते हैं। जैसे कि बैंक जो है लोन देती है, तो लोन देती है तो वो ये देखती है कि भाई आपके आय के आधार पर आप कितना उसमें वापस करते हैं, किस तरीके से वापस करेंगे, और आपके आय के जो आपने लोन लिया है उस राशि को आप कितनी जल्दी और कैसे वापस करेंगे, किस आधार पर करेंगे। तो यहाँ पर रिटर्न कमाने की योग्यता को लाभदायकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि लाभदायकता की स्थिति प्रतिदिन मौसम की भांति इसमें परिवर्तनशील होता है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि मौसम जो है वह बदलता रहता है और अलग अलग तापमान में उसका अलग अलग तरीके से उसका आंकलन किया जा सकता है, और उसके अनुसार से भविष्य में एक अनुमान लगाया जाता है कि भाई वर्तमान समय में या भविष्य में मौसम किस प्रकार से होगा। ठीक ऐसे ही व्यवसाय में ही ये आगे की प्लानिंग और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। तो किसी भी संस्था की लाभदायकता की स्थिति संस्था की बिक्री मात्रा, लागतों की प्रवृत्ति, साधनों के समुचित प्रयोग पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किसी भी संस्था की लाभदायकता मुख्यतः जो मेन पॉइंट होता है उसमें किसमें है, विक्रय व विनियोग पर निर्भर करता है। इसलिए लाभदायकता का अध्ययन उसके विक्रय विनियोजित पूंजी के आधार पर किया जाना चाहिए। ये मुख्य बात है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, रेखांकित कर लीजिए। लाभदायकता का अनुपात यदि हम करते हैं और लाभदायकता का अध्ययन यदि हम करते हैं तो यहाँ पर 2 मुख्य बातों पर विशेष ध्यान रखना है, विक्रय विनियोजित पूंजी, है ना, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, इसके आधार पर किया जाना चाहिए। तो सामान्यतः लाभदायकता अनुपात प्रतिशत में निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि विक्रय पर आधारित उसकी लाभदायकता अनुपात, विनियोजित पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात
अंशों पर अर्जित लाभदायकता अनुपात, ये 3 मुख्य बातें हुई। तो जैसे हम विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात निकालते हैं, प्रॉफिटेबल रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स, तो इसके अंतर्गत हम कुछ अनुपात को निकालते हैं जो कि इस प्रकार है। जैसे हम इसमें पहला निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि सकल लाभ अनुपात, सकल लाभ उपांत। दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो, शुद्ध लाभ अनुपात। तीसरा संचालन में शुद्ध लाभ अनुपात, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट संचालन अनुपात, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव रेशियो। अब एक्सपेंस में भी अलग अलग होते हैं। देखिए मैं जो आपको अभी मैं बता रहा हूँ इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसके फार्मूले भी मैं आगे बताऊंगा, फिर इसके अनुसार से न्यूमेरिकल्स भी हमको सॉल्व करनी होंगी। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस रेशियो यानी कि प्रयुक्त माल की, यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड रेशियो, यानी कंज्यूम प्रयोग में जो लाई गई है इसका अनुपात। फिर प्रयुक्त श्रम की लागत अनुपात, कास्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस रेशियो। ठीक है, ये एक्सपेंसेस है जिसका हम अलग अलग अनुपात निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। फिर निर्माण व्यय अनुपात, जैसे कि आप फाइनल अकाउंट अंतिम लेखे जो है उसमें उत्पादन से संबंधित जब होता है तो निर्माण लेखा तैयार किया जाता है। ठीक है, उस समय वो काफी निर्माण लेखा बनाते हैं और उसके आधार पर आगे का वर्क करते हैं। तो निर्माणी व्यय यानी मैन्युफैक्चरिंग रेशियो। फिर स्थायी आयगत व्यय या बिक्री अनुपात, फिक्स्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस या सेल्स रेशियो, चल आगत व्यय अनुपात, वेरिएबल रेवेन्यू एक्सपेंसेस रेशियो, प्रशासन व्यय अनुपात, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो, विक्रय एवं विक्रय व्यय अनुपात यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो। नेक्स्ट इसमें लास्ट आ जाता है आपका रोकड़ लाभ अनुपात, कैश प्रॉफिट रेशियो। अभी जो मैं एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहा था ये आप सेकंड ईयर में कॉस्ट अकाउंट में पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंट में आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा। स्टेटमेंट में आप इसी तरीके से निकालते हैं जैसे कि भाई उसका मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वह कितना हुआ, एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ, ठीक है, तो उसकी फैक्ट्री कॉस्ट कितनी हुई है, आपका उसमें सेलिंग कॉस्ट कितना है, और उसके अनुसार से उसकी प्रॉफिट आप निकालते हैं। तो उसमें हर एक एक्सपेंसेस जो है उसका आप अलग अलग निकालते हैं। ऑफिशियल कॉस्ट अलग निकालते हैं, ठीक है ना, स्टॉक के लिए आप अलग निकालते हैं। तो इस तरीके से आपने कॉस्ट अकाउंट में इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और वही है। और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी कॉस्ट अकाउंट काफी महत्ता है और उसके बहुत सारे पार्ट उसमें आए हुए हैं। तो ये आपका विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात आपको मैंने यहाँ तक बताया। अब इसके आधार पर मैं आपको आगे के जो एक एक आपके अनुपात हैं, अभी हम पूरा आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी हम यहीं तक रहेंगे। विक्रय आधारित लाभदायकता अनुपात जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स, जो मैंने आपको 6 मुख्य रेशियो जो मैंने बताए हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। यदि आपके पास बुक्स वगैरह है तो आप देख लीजिए और इसके फिर आगे न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं बताऊंगा और इसके फार्मूले के एक एक फार्मूला आपको क्लियर करूंगा, उसको डिस्क्राइब करते जाऊंगा। ओके, ठीक है। आर यू देयर? आप लोग मेरे को सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। तो ये आज के लिए यहीं तक है ना। अब इसके बाद हम इसके एक एक फार्मूला को मैं डिस्क्राइब करते जाऊंगा, आप राइट डाउन करेंगे और कंप्लीट करने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल में आ जाएंगे, ठीक है? ओके यस सर। ओके, तो गुड डे आपके लिए। क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं और कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?